वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 25 क्वांटम फिजिक्स के एमसीक्यूज। और इससे पहले हमने सारे पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए थे इस चैप्टर के। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हुए सारे तो आप वो देख लें ताकि आपको ये एमसीक्यूज है ना सुकून से समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो हम इधर बना रहे हैं और पूरे बना चुके भी हैं इस पूरे चैप्टर के और बाकी सारे चैप्टर्स के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें। या फिर इस वीडियो की है ना डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर है ना ज्वाइन कर लें और आपको ये सारे नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सॉल्व Q&A यहाँ पे सब चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगे। और उसके अलावा तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज कि ये जो एमसीक्यूज हैं क्या। तो सबसे पहला इसका जो आंसर है पहले सबसे का, इफ h इज द प्लैंक कांस्टेंट देन h बार वो किसके बराबर है। तो ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि h बार रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट होता है और रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, h बार इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अब देखें सारे ऑप्शंस पढ़ने से पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर आपको पता भी नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, ट्रिक क्या है कि देखें हमसे क्या पूछा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है हमारा वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे पार्ट ए है, यहाँ पे कह रहा है एनर्जी टू रिमूव, ये एनर्जी हमें पता है जूल्स है तो हमें पता है ये आंसर गलत है। फिर आ गया काइनेटिक एनर्जी, वो भी हमें पता है कि यार वो जूल्स है, वोल्टेज तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गया और ये भी जूल्स है, इसको भी हमने हटा दिया। फिर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमें पता है कि यार ये वोल्टेज है तो उसकी वजह से अब क्या होगा हमें पता है ऑटोमेटिकली आंसर डी है। ऑल्दो हमने पढ़ा नहीं, हमने देखा भी नहीं कि यार इनके मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि यार ये वोल्टेज है तो इसलिए हमने सही कर लिया। लेकिन उसके अलावा आपको ख्याल भी रखना है, लेट्स से अगर यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड होता तो वो जूल्स पर सेकंड होता फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। और ये बिल्कुल सही है कि आपका कितना पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो मतलब वो गुम हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। ये ट्रिक है ना आप हमेशा याद रखें। बस ये है कि ख्याल रखना अगर बाद में कहीं एनर्जी पर सेकंड आ गया, एनर्जी पर टाइम आ गया तो उसका ख्याल रखना है आपने। ठीक है, फिर उसमें यूनिट ही चेंज हो जाएंगे, इसके यूनिट हमें खाली खाली सीधे सीधे मिल गए जूल्स एंड वोल्टेज। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन सैंपल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स ejected from a sample by 7.0 times 10 to the 14 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्या। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यार, हमने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ई ऑफ फोटोन। ठीक है, और माइनस दी वर्क फंक्शन। ठीक है, ये हो गया एक, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, के ई, काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर है, ये हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था और हमने नोट्स में भी लिखा था कि के ई इज इक्वल टू ई वी। हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे लिखेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ सवाल ने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और यही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया ई वी। अब ये किसके बराबर है यार, ये है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है किसके बराबर है, एच एफ। और फिर माइनस दी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमारा किसके बराबर है, वर्क फंक्शन है हमारा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। लेकिन अगर हम ये देखें तो यार ये जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और हमें आंसर किस में देना है, वोल्ट्स में देना है, तो चलो ठीक है। लेकिन ये एच एफ जो है ये हमें किस में आंसर दे रहे हैं, जूल्स में, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हम इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जूल्स को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, हम इसको डिवाइडेड बाय ई कर लेंगे। मतलब डिवाइडेड बाय ई मतलब वही आपका 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 19 हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने कर लिया। और फिर हमें वी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ई को है ना हर चीज से डिवाइड कर लेंगे बाय 1.602
टाइम्स 10 टू द पावर -19। अब हमारे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है किसके बराबर है, ये हमने ई यहाँ पे था, ये हमने डिवाइड कर लिया और इससे हमारे पास अब वी आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी वो हमें दी हुई है। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा आपको याद होना चाहिए, एच किसके बराबर है, वो है 6.626 टाइम्स 10 टू द -31। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सवाल में दी हुई है 7 times 10 to the power 14. So F is equal to 7 times 10 to the power 14. अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे HF, ये जो दो वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर इससे है ना आपका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, H मल्टीप्लाई बाय F, इसको डिवाइड बाय 1.602 टाइम्स 10 टू द -19 ताकि आपके जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाए। इसको माइनस इससे कर लिया एंड देन फिर डिवाइड बाय 1.602 टाइम्स 10 टू द -19। ठीक है, ये करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है ना अब वो आ रहा है 0.6 वोल्ट्स। तो हमारा आंसर 0.6 वोल्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे आ जाता है 0.6 वोल्ट्स। ठीक है, ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमें दिए हुए थे वर्क फंक्शन के और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। स्टेप्स फॉलो करके हमारे पास 0.6 वोल्ट्स आ गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल्स द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कैन बी मेड स्मॉलर बाय यूजिंग, इसका आंसर है हमारा मोर मैसिव पार्टिकल्स। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ है वो कैसे, अगर हम ज्यादा बड़े पार्टिकल्स लेंगे मोर मैसिव पार्टिकल्स तो उससे वो हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। तो अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 में जिसमें लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट जो है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्कैटर होते हैं वो मोस्ट इजीली ऑब्जर्व किस में होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब हम नोट्स खोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट वाले और उसमें जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट था उसमें हमने कौन सी ली थी, शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट वेवलेंथ दोनों एक ही बात है, वो वाली लाइट्स यूज की थी। तो कौन सी, एक्सरे एंड गामा रेस। तो आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो बेस्ट कब चलता है, जब वेवलेंथ बहुत कम होती है एंड फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, और वो आपके होते हैं एक्सरेज एंड गामा रेस। अगर आपको याद है जो हमने पूरा टेबल देखा था यूवी वाला जिसमें आपकी रेडियो वेव्स थी, इंफ्रारेड वेव्स थी एंड सारी, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली आपकी थी एंड शॉर्ट वेवलेंथ वाली थी आपकी एक्सरे एंड गामा रेस। तो इसमें आते हैं ऑप्शन में, इसमें इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरेज में से एक्सरे ही आपका है जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो आंसर इसका डी ही होगा। ठीक है, एंड अगर कोई और ऑप्शंस होते लेट्स, क्योंकि एक्सरेज हैं उसी से ही तो आपकी ये हुई थी कॉम्पटन इफेक्ट और गामा रेस, अगर एक्सरे और गामा नहीं होते तो फिर आप है ना कोई और हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली जो सबसे हाईएस्ट एंड शॉर्टेस्ट होती वो आप लेते। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स द लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ अकर्स व्हेन द फोटोन इज स्कैटर्ड थ्रू, और ये डिग्रीज दी हुए हैं। अब फॉर्मूला हमने लिखा था कॉम्पटन इफेक्ट का कि चेंज इन लैम्डा, और वही पूछ रहा है चेंज इन वेवलेंथ, ये लार्जेस्ट, ये कब होता है, इन पे बेसिस पे। ठीक है, अब ये जो आपकी बात आती है कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, अब ये तो एक कांस्टेंट हो गया, बचा क्या हमारे पास, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, अब डेल्टा लैम्डा जो आपका है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा लैम्डा वो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है 1 माइनस कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब होता यह है कि हमें कौन सी एंगल्स दी हुई है, ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ था 0 डिग्री, ऑप्शन बी में हमें क्या दिया हुआ था 45 डिग्री, फिर ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ था 90 डिग्री, ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ था 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप ये सारे एंगल इसमें डालते जाओ, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना 1 माइनस कॉस थीटा की वो आंसर होगा। तो लेट्स से अगर हम करते हैं ए, ठीक है, ऑप्शन ए में हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पे डाला, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 0
कॉस ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 माइनस 1 क्या देता है आपको, 0। ये 0 हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो भाई बहुत ही छोटी वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। फिर 45 डिग्री हमने इसमें डाला, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 45, 1 माइनस कॉस ऑफ 45 हमें क्या देता है, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम डालते हैं ऑप्शन सी में का 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्या देता है हमें, 1 माइनस कॉस ऑफ 90, ठीक है। 1 कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, वो होता है 0 के बराबर। तो 1 माइनस 0 किसके बराबर है, 1, ठीक है। इसमें से जो आपका 1 है और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है, उसमें से 1 बड़ा है, ठीक है। तो हम अभी तक फिलहाल हम इसको ये कह सकते हैं कि 45 भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि 90 वाली वैल्यू है वो ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ दे रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमें फिलहाल लग रहा है कि आइदर 90 डिग्री होगा या 180 होगा। 180 को आप सॉल्व करते हैं तो 180 का हमें क्या आता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 180, ठीक है। कॉस ऑफ 180 किसके बराबर है, -1, तो 1 माइनस -1, तो ये बन जाता है 1 प्लस 1 जो देता है हमें 2। एंड ये सबसे हमें बड़ा आंसर दे रहा है। इसका हमें क्या मिला था, 1 मिला था, इसका हमें 1 मिला था, इसका हमें 0 मिला था, इसका 0 और 1 के बीच में एक आंसर मिला था और इसका 2 मिला था। सबसे बड़ा वैल्यू हमारा कब आ रहा है, इसकी आ रहा है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम ये वाला लेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, बाकी सारे है ना गलत हैं इसमें, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप कह सकते हो कि यार कॉस का जो ग्राफ है वो साइनसॉइडल है, और वो है ना सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो दे रहा है हमें 180 पे, और हमें लोएस्ट वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन लगा पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से हमें ना लोएस्ट वैल्यू चाहिए। तो लोएस्ट वैल्यू कब आती है, जब आपका कॉस का ग्राफ 180 पे होता है। ये दो तरीके हैं, आइदर आप मैथ्स लगा ले या फिर है ना मैथ्स के शॉर्टकट लगा ले, या फिर आप है ना ये सारे उधर प्लग इन करते जाएं। आपको सबसे बड़ा आंसर कब मिलेगा, जब आप 180 डालोगे, और वही हमें चाहिए, ताकि फिर वो जब मल्टीप्लाई हो ना इससे 2.426 टाइम्स 10 टू द -12, तो सबसे बड़ा आंसर हमें मिले, मतलब सबसे बड़ा चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका मोमेंटम ये दिया हुआ है और वेवलेंथ अब उसकी निकालनी है। तो देखें हमें क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। मोमेंटम हमें पता है वो है 5 टाइम्स 10 टू द -24, ठीक है। और लैम्डा हमें निकालना है। अब ये कैसे सॉल्व करें, अब लैम्डा जो हमारा है ना वो किसके बराबर है, h/p के बराबर, ठीक है। और ये हमने नोट्स में भी लिखा था, नोट्स में यहाँ पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमने लिखा था p = h डिवाइडेड बाय लैम्डा। आप लैम्डा और p को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो होगा क्या कि साइड चेंज होके p = h लैम्डा बन जाएगा, लैम्डा = h/p। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले आपका h आता है, h की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे 6.626 टाइम्स 10 टू द -34, ठीक है। और अब इसको डिवाइड बाय मोमेंटम करना है, जो हमने लिखा था 5 टाइम्स 10 टू द -24, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.3 टाइम्स 10 टू द -10, ठीक है। कैसा है ये देखिए, ये कट होके ये 10 हो गया, यहाँ पे -10, और ये कट होके ये 1.3 हो गया। कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं, तो 1.3 टाइम्स 10 टू द -10, 1.3 टाइम्स 10 टू द -10 MCQ में आता है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन 8 में। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द मटेरियल शुड एमिट। यहाँ पे क्या एमिट करता है, ये तो बहुत आसान है, ये हमने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था कुछ लेक्चर्स पहले, कि आंसर ए है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। फिर आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है कितनी, क्या, ताकि है ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो इसका भी आंसर मिनिमम है। फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नेसेसरी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कॉल्ड, वापसी ये मिनिमम होगा क्योंकि E = HF होता है, वो फॉर्मूला है। इससे क्या मतलब है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। आप इससे याद रख सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी, ठीक है, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके,
और कम से कम है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका भी मिनिमम है, ठीक है, इसका भी मिनिमम है। लेकिन ई जो आपका है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो मैक्सिमम इसका होगा लैम्डा का और इसका मिनिमम होगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी की मिनिमम अमाउंट ऑफ वो चाहिए होंगे, लेकिन लैम्डा जो आपकी वेवलेंथ है उसके मैक्सिमम चाहिए होंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं और इससे हमारे सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। अब